नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। पिछली दो वीडियो से हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे इजराइल ने ईरान के बॉर्डर्स को क्रॉस करके अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन एग्जीक्यूट किया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को उनके अपार्टमेंट में ही एग्जीक्यूट कर दिया। और उसी वीडियो में हमने ये भी देखा कि कैसे ईरान अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खोने के बावजूद इजराइल के ऊपर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है और इजराइल की सिटीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर देता है। दूसरी वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है और अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की टॉप न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर क्रूज मिसाइल्स और एडवांस B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला कर देता है और ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इजराइल समय समय पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्षतिग्रस्त क्यों करता है और अमेरिका इस काम में इजराइल का साथ क्यों देता है। देखिए, अगर आप इजराइल के एस्टैब्लिशमेंट की हिस्ट्री देखें तो 14 मई 1948 को इजराइल इंडिपेंडेंस होता है और अपनी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद अरब कंट्रीज़ की मिलिट्री कोalition से भी वॉर करता है। इस वॉर को जीतने के बाद 1956 में इजराइल इजिप्ट के खिलाफ एक और जंग लड़ता है और इजिप्ट की ज़मीनें कब्जा लेता है। फिर दोबारा से 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की मिलिट्री कोalition से दोबारा से जंग करता है, जिसमें भी वो विनर घोषित हो जाता है। और ऐसे ही इजराइल ने थ्रू आउट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी। 1982 में उसने लेबनान के खिलाफ भी एक वॉर लड़ी और इसीलिए जब से इजराइल इंडिपेंडेंट हुआ है उसने मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा वॉर्स लड़ी हैं। और उसे एक बात समझ में आ गई है कि अगर उसे मिडल ईस्ट में रहना है तो उसे हमेशा वॉर लड़ती रहनी होगी। और इसीलिए वहाँ के लोगों ने और सरकारों ने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसकी मदद से आज वो दुनिया की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिना जाता है। टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस करने की वजह से इजराइल की आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसी डेवलपमेंट की मदद से मिडल ईस्ट में इजराइल इकलौती सुपर पावर है। कोई भी अरब देश इजराइल की मिलिट्री या इकोनॉमी के आसपास भी नहीं भटकता है। और इसी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की मदद से उसने दुनिया का सबसे प्रसिद्ध डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी डेवलप कर लिया, जिसे भेद पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और आप इस बात से समझ ही गए होंगे कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को समय समय पर पीछे क्यों करता रहता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो मिडल ईस्ट में पावर बैलेंस बिखर सकता है, जिससे इजराइल को ईरान मिडल ईस्ट में चैलेंज कर सकता है। इसीलिए इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने। और अगर आप मिडल ईस्ट को ध्यान से देखें तो मिडल ईस्ट में ईरान के अलावा कोई भी इजराइल से डायरेक्ट अटैक में इन्वॉल्व नहीं होता है। और अब हम जानेंगे कि अमेरिका इजराइल को अपना सबसे बड़ा एलाय क्यों मानता है और हर कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में इजराइल का ही साथ क्यों देता है। देखिए, आप सब ये बात जानते तो होंगे कि दुनिया की 80% एनर्जी नीड्स ऑयल ही पूरी करता है और ऑयल सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट के देशों में पाया जाता है। और अमेरिका शुरू से ये बात जानता है कि अगर उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल देश बनना है तो उसे इस ऑयल को कंट्रोल करना होगा। और ऑयल को कंट्रोल करने का मतलब
उसे मिडल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखना होगा, और इसीलिए इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय है, क्योंकि इजराइल समय समय पर मिडल ईस्ट में कभी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज होता रहता है, जिससे मिडल ईस्ट अनस्टेबल रहता है। और इस अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका वॉर रुकवाने के लिए आता है, और जिन कंट्रीज़ के पास तेल है उनसे डील साइन करता है, जिससे अमेरिका को हैवी डिस्काउंट्स पर ऑयल इंपोर्ट मिल जाता है। इस मिले हुए तेल को अमेरिका बाद में दूसरे देशों को महंगे दामों पर बेच देता है, जिससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है समय समय पर। इस चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है दोस्तों, और वो ये है कि अगर आप अमेरिका के टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट देखें या टॉप टेक कंपनीज में जो टॉप रैंक पर सीईओ या बोर्ड मेंबर हैं, वो ज़्यादातर ज्यूज कम्युनिटी से हैं। और ज्यूज कम्युनिटी से होने का मतलब आप इजराइल के ऑटोमेटिकली सिटीज़न बन जाते हैं। और अमेरिका में लगभग 6 मिलियन ज्यूज भी रहते हैं, जो कि अमेरिका इलेक्शंस में वोट भी करते हैं। और इसके अलावा इजराइल अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इलेक्शंस के टाइम पर एडवर्टाइजमेंट और रैलीज के लिए हैवी फंडिंग करता है, जिससे अमेरिका हमेशा इजराइल के फेवर में ही रहता है। अब हम जानेंगे कि ईरान की स्थिति क्या है। देखिए, ईरान की मिलिट्री बाकी अरब देशों से बेटर जरूर है, पर वो अब भी इजराइल के साथ डायरेक्ट वॉर में एंगेज नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, उसकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिससे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड नहीं कर पाता है, और इजराइल उसे समय समय पर कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व करते रहता है। पर अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान से देखें तो जब अमेरिका अपने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ लॉन्च करता है, तो वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजराइल के ऊपर बरसाना बंद कर देता है, और अगले ही दिन एक इस सीज़फायर के लिए भी एग्री कर जाता है, जो कि मेरी नज़र में एक अच्छा मूव था, क्योंकि अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींचता तो शायद अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का भी हाल इराक, सीरिया और लेबनान की तरह कर देते, जिससे ईरान बिल्कुल तबाह हो जाता और उसका तेल अमेरिका हैवी डिस्काउंट्स पर खरीद कर ले जाता। और इसीलिए ईरान चुप है। ईरान तब तक ही चुप है जब तक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो जाता और उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं आ जाते। अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल या अमेरिका या कोई भी फॉरेन पावर उसे छूने से बहुत ज़्यादा कतराएगी, जिससे वो अपनी कंट्री को स्टेबल करेगा और एक डेवलपमेंट फेज में एंटर करेगा। और अगर फ्यूचर में भी वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल या अमेरिका के साथ एंगेज होता है तो शायद वो ज़्यादा लंबा कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर ही करेगा। पर एक बात ये भी है कि इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल के साथ उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त करवा लिया है, जिससे शायद ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मैंने इस वीडियो में लगभग सारे पर्सपेक्टिव्स कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे किसी पर्सपेक्टिव में कोई मिस्टेक नज़र आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर किए। एंड इफ़ यू लाइक माय एनालिसिस, please like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.